हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो क्या होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर 4 Ds। हमें 4 D की हमेशा बात याद रखनी चाहिए, जिससे कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें कि पहला D है डेविएंस। डेविएंस मतलब क्या है? कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट करता हो, भिन्न हो, अलग हो, डिफरेंट हो, एक्सट्रीम लेवल का हो, अनयूजुअल हो और बिजार हो। मतलब बहुत एक्सट्रीम हो, या तो बहुत ज़्यादा इंसान रो ही रहा है या बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, या बहुत ज़्यादा हंस रहा है या बिल्कुल भी नहीं हंस रहा है। कुछ भी एक्सट्रीम, या इवन बिजार। मतलब बिजार मीन्स बिना कपड़ों के कोई घूम रहा है, या कोई गर्मियों में भी 5-6 लेयर्स ऑफ कपड़े पहन के घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज दैट इज डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग मीन्स दे गिव अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग फीलिंग टू द पर्सन एंड अदर्स। मतलब आप उसको देख के खुश नहीं होते और वो इंसान खुद से ही खुश नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इन डिप्रेशन। थर्ड इज द डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल मीन्स इंटरफेयरिंग विद पर्सनल एबिलिटी टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्टिव वे। मतलब वो अपने बेसिक नीड्स ही नहीं कर पाता है कंस्ट्रक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं, वो बेड में ही पड़े रहते हैं, नहाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, लाइक दैट। वेयर एज जो मेनियक जो होते हैं वो सारे दिन इधर से उधर तक कूदते रहते हैं, ना नहाते, ना धोते हैं, ना खाते पीते, बस कूदते रहते हैं, और दैट अपना जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स इट इंटरफेयर्स देयर पर्सनल एबिलिटी टू कैरी आउट द डे टू डे लाइफ। एंड लास्ट वन इज द डेंजरस। दे कैन बी डेंजरस टू देमसेल्व्स एंड अदर्स। वो सुसाइड भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो दीज आर दी 4 Ds जो कि जिनकी हेल्प से हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। तो आइए पढ़ते हैं कि हम इनको कैसे, क्या अप्रोच है इनको समझने की, कैसे हम नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को समझ सकते हैं। सो द फर्स्ट अप्रोच इज़ कि डेविएशन फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स। की हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल लड़कों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जो कि कुछ स्टेटेड होते हैं एंड कुछ अनस्टेटेड रूल होते हैं। तो कोई भी बिहेवियर, थॉट या इमोशन जो कि उस सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ नहीं जाता है, उसको हम एबनॉर्मल कह देंगे। ये एक तरीका हुआ, फर्स्ट अप्रोच हुई नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने की। और एक दूसरी अप्रोच है कि जिसमें कि हम एबनॉर्मल बिहेवियर्स को देखें, जिसको कि हम मैलएडेप्टिव बोले। मतलब इसमें सोसाइटी को ताक पे ना रख के, मतलब सोसाइटी क्या कहती है ये ना सोच के, हम ये देखें कि उस इंसान के लिए वो वेलबींग है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली बॉयज़ जो हैं जीन्स पैंट ट्राउज़र्स यही पहनते हैं, बट कोई 8-9 साल का बच्चा है, वो जीन्स ना पहन के स्कर्ट्स पहनना चाहे, लड़कियों को कपड़े पहनना चाहे, वो सोसाइटल नॉर्म्स के साथ तो नहीं जाते हैं। बट यहाँ पे ये ह्यूमैनिटी के तरीके से सोचा जा सकता है कि ही मे बिलोंग टू LGBT कम्युनिटी। तो एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा अप्रोच है उसको समझने के लिए। सो यहाँ पे कहने का मतलब है उसको मैल एडेप्टिव बिहेवियर को उस तरीके से देखा जाए, ह्यूमनिस्टिक तरीके से ना देखा जाए कि जिसमें उसका नुकसान ना हो, रादर वेलबींग हो। चलो ये कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो हम आज साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ये हमेशा से ऐसी साइकोलॉजी नहीं थी। एंशियंट टाइम में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्या समझा जाता था? सुपर नेचुरल पावर, भूत का मैजिकल पावर, द पावर्स ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डेविल, एक्सॉर्सिज्म, काउंटर ब्लैक मैजिक, एंड ऑल प्रेयर्स वर यूज्ड टू प्रैक्टिस टू करेक्ट दैम। एंड लेटर ऑन फिर कुछ लोगों ने इसकी बायोलॉजिकल अप्रोच भी दी कि जिन लोगों का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उनकी बॉडीज और ब्रेन जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं नॉर्मली, इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया कि दे हैव इनएडिक्वेसीज, उनमें कुछ खामियां होती हैं उनके सोचने समझने में, फील में, थिंग्स में, एंड दुनिया को समझने के लिए, जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म के जो 4 बॉडी फ्लूइड्स जो समझाने की कोशिश की है कि ब्लड, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल एंड फ्लैगम, इनके बीच में जब कोई
इम्बैलेंस होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, तब जाके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंशियंट टाइम में ये समझा जाता था। लेटर ऑन मिडिल एजेस में क्या हुआ, मिडिल एजेस में डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशंस गेंड रिन्यूड इम्पोर्टेंस। वहाँ पे भी ये सुपरस्टिशंस और डिमोनोलॉजी की इम्पोर्टेंस बनी रही, बट इट वॉज इन रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस मीन्स मतलब 15th सेंचुरी में ये समझा गया कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एंड ये विचेस के द्वारा नहीं होते हैं, मतलब ये भूत प्रेत की वजह से नहीं होते हैं, दे आर एक्चुअली साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इट वॉज लेटर इन 17th and 18th सेंचुरी जब रियलाइजेशन हुआ, एनलाइटमेंट हुआ कि हाँ भाई ये मेडिकल स्टेट होती है, कोई भूत प्रेत की चीज़ नहीं होती है, एंड जो लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उनको एक साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ देख के उनको भी एम्पैथी केयर मिलनी चाहिए, जैसे कि और डिजीज़ के पेशेंट को मिलती हैं। एंड तब जाके असाइलम्स एंड रिफॉर्म सेंटर्स वर क्रिएटेड टू क्योर देम। And there were various factors which are responsible for these abnormal and normal behavior, या आप इसको कह लीजिए psychological disorder, जिसमें कि सबसे फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्योंकि इसमें जो है फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा मेल न्यूट्रिशन, इंजुरीज, वो सब आ जाता है जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, देखा गया है कि बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ना न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स मीन्स ये वो केमिकल होते हैं जो कि एक न्यूरॉन सिक्रेट करता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, एंड वो एज ए सिग्नल काम करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है एंड इसके यहाँ पे एक न्यूरॉन है और यहाँ पे एक न्यूरॉन है, तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? वो इंटरेक्ट करते हैं, वो एक क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं एंड वो यहाँ पे पहुँचता है, तब ये स्टिमुलेट होता है, फिर ये रिलीज़ करता है, फिर ये स्टिमुलेट करता है, फिर ये रिलीज़ करेगा, फिर तो दिस इज अ चेन जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो बेसिकली वन न्यूरॉन इंटरेक्ट विद द अदर न्यूरॉन एंडिंग एंड एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये देखा गया है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गाबा की लो एक्टिविटी की वजह से, गाबा जिसको कि अमीनो ब्यूटरिक एसिड भी कहते हैं, अगर ये कम होता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंड एक्सेस एक्टिविटी होती है डोपामिन की तो सिजोफ्रेनिया होता है, लो एक्टिविटी होती है सेरोटोनिन की तो डिप्रेशन होता है। तो ये सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में सीक्रेट होते रहते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं, सॉरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है देखा गया है, रिसर्चर्स हैज शोन दैट इट इज लिंक्ड अप विद द मूड डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर डिसऑर्डर्स। वैसे कोई एक सिंगल जेनेटिक फैक्टर नहीं है जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम करता हो, रादर इट इज़ ए कंबाइंड ग्रुप, मतलब बहुत सारे जेनेटिक जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल दिस डिजीजेस। नेक्स्ट इज दिस मॉडल्स डिस्कस किए गए हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एसेस करने के लिए, समझने के लिए। तो जिसमें कि पहला है साइकोडायनेमिक मॉडल फ्रूड का, जो कि ओल्डेस्ट है और फेमस वन सबसे पहला है, जिसमें कि उन्होंने नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या की गई है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्शियसली अवेयरनेस, जिसमें कि फ्रूड थ्योरी ने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड ईगो एंड सुपर ईगो दिया है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो था है वो है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मॉडल। ना साइकोलॉजिकल मॉडल में ये डिस्कस किया गया है कि कुछ चीज़ों के अभाव से ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैटरनल डेप्रिवेशन, जैसे कि माँ का प्यार ना मिल पाना, माँ का जन्म देते ही मर जाना, या डिवोर्स हो जाना, या सेपरेशन हो जाना, या सौतेली माँ का साथ मिलना, या मतलब ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि सारी सौतेली माँ बुरी होती हैं, बट
just in case, है ना, faulty parent relationship, rejection, over protection by parents, permissiveness, faulty discipline, maladaptive family है, ineducated disturbed family है, family में abuse है, severe stress है, जिसकी वजह से ये psychological मॉडल की तरफ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल मॉडल। इसमें क्या है, इट इज़ द लर्निंग ऑफ द मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग। इसमें देखा जाता है कि बच्चे ने या उसने गलत तरीका, मतलब एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर तरीका सीखा है, एंड ये जो मॉडल है कॉन्सेंट्रेट करता है उन बिहेवियर को जो कि कंडीशनिंग से लर्न होते हैं और अनलर्न होते हैं। एंड ये लर्निंग भी दो तरीके से हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो बेसिकली क्या होता है बिहेवियरल मॉडलिंग में, फॉर एग्जांपल बचपन में बच्चा जो है माँ का प्यार चाहता है, बट मान लीजिए उसकी स्टेप मदर है जो उसको पसंद नहीं करती है, और वो बच्चा जो है उस अपनी स्टेप मदर को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करता है, बट इन स्पाइट ऑफ इट उसको प्यार नहीं मिलता है। तो वो क्या सीखता है, वे मैल अडेप्टिव बिहेवियर, कि कुछ नहीं होता प्यार व्यार, कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे जाके क्या होता है, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो दूसरा विश्वास नहीं करता है। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ही मे डेवलप द साइकोलॉजिकल disorders or maybe antisocial personality later on. This is about the behavioral model. फिर होते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर्स। सोशो कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल नेटवर्क, सोसाइटल कंडीशन, वॉर, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो सोशल इनजस्टिस, ये सब सोशल कल्चर फैक्टर्स में आते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को इफेक्ट कर सकते हैं, विच कैन रीप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लास्ट वन इज द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल में द बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और इस सिचुएशन में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंस ऑफ अ बायोलॉजिकल एब्रेशन, मतलब कुछ बायोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट इज द वुल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो इंसान की पर्सनैलिटी वो वुल्नरेबल है टू गेट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड लास्ट वन कि एक कोई पैथोजेनिक स्ट्रेसर होगा जिसकी वजह से वो साइकोपैथोलॉजी होगी। तो ये जो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है ये 3 कंपोनेंट्स पे आधारित है। एंड जिन लोगों में 3 कंपोनेंट होते हैं, सच पीपल कैन डेवलप द डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं एक बार रिव्यू कर देती हूँ। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ऐसे आता है। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स of the psychological which predisposes an individual for the psychological disorders। क्या फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर सकते हैं एक इंडिविजुअल में। तो आप देख सकते हैं दे कैन बी बायोलॉजिकल, जेनेटिक, सोशो कल्चरल, ये 3 important factors, and there are different models which have explained including psychodynamic model by Freud, psychological model, behavioral, humanistic model and diathesis। humanistic model मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो humanistic model क्या है जो हमने डिस्कस किया है, अब्राहम मैस्लो ने डिस्कस किया था, नीड बेस्ड। अगर वो नीड पूरी नहीं होती है तो दैट देन द इंडिविजुअल गोज इनटू द स्ट्रेस विच कैन लेटर ऑन डेवलप इनटू द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभी और डिस्कस करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।